हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने नए प्रैक्टिस सेट के डाउट को सॉल्व करेंगे। आज के हमारे जो डाउट हैं वो बेसिकली निकल कर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल से। आज के प्रैक्टिस सेट में खास ये होने वाला है कि आज हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को विजुअलाइजेशन के थ्रू चेक करेंगे। विजुअल गाइड के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप इसको अच्छे से फोकस होकर देखिए और अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सेस। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो वाई एक्सेस पर लाई करता है। किस पर लाई एक्सेस करता है? किस पर लाई करता है? वाई एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर लाई करने का क्या मतलब होता है? देखिए, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्डिनल्स, जिसमें ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन में एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होते हैं। एक्स के भी कोऑर्डिनेट जीरो होंगे और वाई के भी कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे की ओर जाएंगे तो यही वाई किस में जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन में। यदि हम राइट की ओर जाएंगे तो एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। यदि हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई? इस कोऑर्डिनेट आपसे पूछे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो, क्योंकि ओरिजिन में एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। जब भी हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो जो हमारा पहला टर्म हम लिखते हैं वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा टर्म लिखते हैं वो हमेशा किसका होता है? वाई कोऑर्डिनेट्स का होता है। हमसे बोला है ऐसा कौन सा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर लाई करता हो। वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ? वाई एक्सिस पर लाई करने का मतलब है इस लाइन पर लाई करे, इस लाइन पर लाई करे। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट तभी लाई करेगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो। हमेशा क्या होगी? जीरो। जैसे इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू थ्री, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक्स हमेशा जीरो होगा और वाई बढ़ता जाएगा। सेम ये चीज़ यदि हमसे बोलता कि एक्स एक्सिस पर लाई करे, एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब हुआ कि वाई की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन बोला है कि ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर लाई करें। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू वहाँ हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। एक्स की वैल्यू वहाँ हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। अब आप ऑप्शंस को देखिए। पहले ऑप्शन में क्या एक्स की वैल्यू जीरो है? नहीं। थ्री है, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या एक्स की वैल्यू जीरो है? नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में क्या एक्स की वैल्यू जीरो है? नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल सेकंड ऑप्शन में एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू फाइव है। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि किस पर लाई करेगा? वाई एक्सिस पर लाई करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रूल है, आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। फॉर एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो। यदि हम कोई पॉइंट किस में लेते हैं? वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो। और यदि हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हैं, किस पर लेते हैं? एक्स एक्सिस पर, तो हमारे वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड ओवर द वाई एक्सिस टू पॉइंट P डैश and the coordinates of point are 3 minus 4, what are the coordinates of P dash। बोल रहा कि कोई एक पॉइंट P है जो कि y एक्सिस पे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। y एक्सिस पर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो पॉइंट कहलाएगा P डैश। हमको P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, P डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि कोई पॉइंट मान लीजिए 3 माइनस फोर, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, और यदि वो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा। मतलब y अभी भी क्या रहेगा? जैसा पहले था, निगेटिव। और जो x है वो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बस, तो इसका आंसर कुछ नहीं, माइनस थ्री माइनस फोर हो जाएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? थ्री और माइनस फोर थे। जब ये वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा ये, तो y जैसा था वैसा रहेगा। जैसे y यहाँ माइनस फोर था तो यहाँ भी माइनस फोर हो जाएगा। बस चेंज कौन हो रहा?
इधर x पॉजिटिव होता है, अब ये इधर साइड चला गया, इधर x क्या होगा निगेटिव, तो ये 3 किस में आ जाएगा -3। p डैश के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -3 -4 हो जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन रूल क्या कहता है, y एक्सिस अ पॉइंट एक्स वाई रिफ्लेक्टेड अक्रॉस y एक्सिस बिकम -xy। यदि कोई पॉइंट x और y है और वो y एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके जो नए पॉइंट्स बनेंगे वो -x और y बनेंगे, -x और y बनेंगे। और यही पॉइंट यदि x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता, x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट होता तो इसके जो पॉइंट्स बनते वो x -y बनते, क्योंकि x तो वही रहता, x तो जो यहाँ था वो यहीं रहता, चेंज कौन होता y, चेंज कौन होता y। ठीक है, अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, इन द गिवन कार्टेशियन प्लेन इफ द पॉइंट ए जिसकी वैल्यू है 3 4 इज रोटेटेड 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अराउंड द ओरिजिन, ओरिजिन के अराउंड घूमता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पॉइंट। आपसे ये बोल रहा है ये कोई पॉइंट है 3 4, ये 3 एंड 4 है, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमता है, तो हमको इसके पॉइंट्स बनाने हैं, और ये 90 डिग्री घूम रहा है, कितना घूम रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें जो रूल होता है यदि कोई कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और जब वो घूमते हैं तो वो क्या बन जाता है -y और x बन जाता है, क्या बन जाता है -y और x बन जाता। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगले साइड ये रहा रोटेशन अराउंड द ओरिजिन, प्रिंसिपल किस चीज़ का हमको देखना है, रोटेशन अराउंड द ओरिजिन। पढ़िए, द रूल फॉर अ 90 डिग्री counter clockwise या anti clockwise rotation around the origin is to swap the coordinates and negate a new first coordinate। जनरल रूल क्या है, एक्स वाई होता है तो ये क्या हो जाता है -y x हो जाता है। हमारे क्वेश्चन में जो एक्स वाई है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा क्या बनेगा -y और x बनेगा, y की जगह 4 था तो ये क्या हो जाएगा -4 और x जगह पे हमको क्या ले लेना है 3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे -4 और 3। ठीक है, ओके। रोटेशन रूल 90 काउंटर क्लॉकवाइज अ पॉइंट एक्स वाई बिकम -xy, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है तो एक्स वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, -y x में कन्वर्ट होता है, -xy में नहीं, किस में कन्वर्ट होगा -y और x में। ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, इसको -x और y में कन्वर्ट कर देते हैं, -x और y में कन्वर्ट कर देते हैं, यहीं पे वो गलत कर देते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन खत्म हुए, अब हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 3x² - 7x + 2, तो हमें इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हमें बताना है क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हमें बताना है क्या क्या हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं ax² + bx + c, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो हमें ऐसा सोचना होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या a × c, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए a × c, और उसको प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए ये b, ये बीच वाला टर्म, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 3x² - 7x + 2, 3 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6x² - 7x + 2, ऐसा हमें सोचना है। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 6, लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए -7। तो ऐसे दो नंबर है -6 और -1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस साइन नहीं जाएगा तो -7, ये दोनों चीज़ इससे मिल रही है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं अपनी इक्वेशंस को, ये देखेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन थी
उसको हम 3x² और 7x को लिखा जा सकता है -6x -1x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है 3x² -6x -1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में कॉमन है 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में कुछ नहीं कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन लेंगे, -1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस माइनस -1 से डिवाइड करोगे 2। अब आप एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x-2, क्या कॉमन है x-2, जब x-2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -1, तो ये 3x - 1 यही है और x-2 ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब इनको अलग अलग आप 0 के इक्वल कर दीजिए। जब आप 3x - 1 इक्वल टू 0 करोगे, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ये मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में। सेम इसी तरह से जब आप x - 2 को 0 के इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, तो हमें x के दो फैक्टर या x की दो वैल्यू मिल गई, एक क्या मिली 1/3 और दूसरी क्या मिली 2। बहुत आसान था, आपको आसानी सी चीज़ समझ में आई होंगी। आपको बस ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों नंबर आए प्लस या माइनस करने पर ये नंबर आए, फिर उनको अरेंज करके फैक्टराइज कर देना है और फिर उनको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेना है। तो आपकी x की वैल्यू एक आ जाएगी 1/3 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो अलजेब्रा के फैक्टरिंग और आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। जैसे एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी हमने पढ़ा है a² - b², इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है a + b मल्टीप्लाई a - b, a + b मल्टीप्लाई a - b। इसी तरह से आपको सोचना और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है a⁴ मल्टीप्लाई b⁴ -16c²। कुछ नहीं करना, बस आप इसको थोड़ा सा इस पर आप दिमाग लगाइए। इसको आप लिख सकते हो a² b² -4c² का होल स्क्वायर और ये भी इसका स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म हो गया आपका x, ये पूरा टर्म हो गया y। x जगह पे क्या है a² b², x जगह पे क्या है a² b² और y की जगह पे क्या है आपका 4c²। यहाँ फॉर्मूला लगा दो जो भी ऊपर पढ़े थे अपन, a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b मल्टीप्लाई a - b, यही होता है ना। तो हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a² b² प्लस 4c² मल्टीप्लाई a² b² -4c²। ये तो ठीक है, इसमें फिर से आप इसको कर सकते हो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ab -2c, ab का स्क्वायर -2c का स्क्वायर, यहाँ भी लगा दो। ठीक हो जाएगा ab + 2c और क्या एक टर्म बनेगा ab -2c, यही बनेगा। बस अब इन दोनों को इसके साथ मिला के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। सेम ये वही चीज़ कर रहे हैं जो हम आपको बताएं। आप ऐसे दो टर्म बनाइए जिससे बन जाए कि a² - b² का फॉर्मूला लग जाए या x² - y² का फॉर्मूला लग जाए। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये a माना है, a की वैल्यू कितना मान रहे हैं a² b² मान रहे हैं और b की वैल्यू कितना मान रहे हैं c² मान रहे हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे तो एक क्या बनेगा a - b और एक बनेगा a + b। a की जगह पे उन्होंने क्या पुट किया है a² b² और b की जगह पे क्या पुट किया है 4c²। अब जब आपके पास ये दो टर्म आ गए तो इसमें प्लस वाले को तो यही रहने दीजिए, अब जो लिखा है माइनस वाले टर्म को फिर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। माइनस वाले टर्म को इन दो फॉर्म में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक ab -2c और एक ab + 2c। अब इन दोनों टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करके लिख दीजिए। तो पहले ये पॉजिटिव वाला टर्म लिखें a² b² प्लस 4c² ब्रैकेट ab -2c ब्रैकेट ab + 2c, ठीक है।
बेसिकली इसमें केवल एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, इसको आप ओपन करेंगे तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नाइन एम स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 4n स्क्वायर ये किसके इक्वल है? तो कुछ नहीं, आपको बड़े आसानी से इसको देख लेना। ये मुझे लग रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट होगा। ये देखिए, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर, बस इतना आप देखिए, आपको चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है 3m का स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए 3m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीच वाला टर्म अभी छोड़ दीजिए, लास्ट वाला टर्म लिखिए। ये किसका स्क्वायर है? तो ये है 2n का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए पहला टर्म है आपका a, ये दूसरा टर्म है आपका b। आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ये रहा प्लस बी स्क्वायर ये रहा, प्लस चाहिए आपको टू, टू ए मल्टीप्लाई बी। देखिए क्या मिल रहा है, ये तो ठीक है, ये देगा ये वाला टर्म, ऐसे आपको ये भी देगा ये वाला टर्म। इसको बस वेरीफाई कर लेते, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कॉन्स्टेंट तो मैच हो रहा, m मल्टीप्लाई n m n ये भी मैच हो गया। ये पूरा इसी का फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे कितना पुट करना है 3m, और बी की जगह पे कितना पुट करना है 2n, इसका होल स्क्वायर। ये किसके सेम एज इट इज हो जाएगा, 3m प्लस 2n के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेम यही चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि आपको एक फार्मूला बनता हुआ नजर आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हियर ए की वैल्यू कितनी है 3m, बी की वैल्यू कितनी है 2n, और मिडिल टर्म है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी जो कि 12mn के। तो कन्फर्म पैटर्न है ये 3m प्लस 2n का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर, फिर माइनस करना है एक्स माइनस थ्री को एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई करके। तो हमको इस क्वेश्चन को या तो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, यदि आप फार्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आए उसको आपस में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलिए आइए तो हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम 3x, 3 + x का मल्टीप्लाई 3 प्लस x+3 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर हम x का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x आएगा। फिर हम 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3x आएगा। और अब हम +3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये +3 -4 तो क्या हो जाएगा, -x -12। ऐसे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस x को x से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना 4x, फिर आएगा आपका -3x एंड देन आएगा -12। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये +4 -3 तो क्या बनेगा, x -12। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो पहला टर्म क्या हुआ ये, अब माइनस करना है तो हर साइन चेंज हो गई, ये जैसे माइनस का है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कट करते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, -x, और ये भी क्या बचा, -x। -x और -x मिलकर क्या बना देंगे, -2x। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, -2x, जो कि ऑप्शन डी पे रहा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। इन्होंने भी सेम उसी तरह से किया है, पहले एक टर्म को उठाया है,
मल्टीप्लाई किया है। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -4, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे +3x और +3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12। ये बनेगा एक्स स्क्वायर -x -12। इसी तरह जब आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो पहले ये वाला टर्म लिखेंगे और फिर ये वाला टर्म लिखना है तो साइन पूरे चेंज कर देंगे। तो पहले जैसे ये वाला टर्म लिखा है, फिर ये टर्म लिखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस था तो यहाँ कैसे आ गया माइनस का, यहाँ पे एक्स प्लस का था तो कैसे आ गया माइनस का, यहाँ 12 माइनस का था तो कैसे आ गया प्लस का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये नेगेटिव 12 पॉजिटिव 12 कैंसिल, क्या बचा -x और -x क्या बन जाएगा -2x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमें 2x + 3y की वैल्यू 5 दे रहा है, हमसे 4x स्क्वायर प्लस 9y² की वैल्यू पूछा है और हमको बोल रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 है। ये आपको देख के नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये इसके फॉर्मूले से, होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मिलकर ये बना है? चलो और ट्राई करते हैं। अब आप इसमें होल स्क्वायर क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y² प्लस 2 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy और एक इसके बराबर हो जाएगा 25 क्योंकि इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि हम इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इधर 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x² प्लस 9y² प्लस एक्स वाई की जगह कितना पुट करना है 1, तो 12 × 1 कितना हो जाएगा 12 = 25। ये प्लस का 12 है उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 4x² प्लस 9y² = 25 - 12 कितना हो जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा था जो कि कितनी निकल कर आ गई है 13 निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक, आप इस टर्म का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये किया इन्होंने इस टर्म का होल स्क्वायर और इधर = के दोनों तरफ लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए। लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा a² + 2ab + b² और इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। एक्स वाई की जगह कितना पुट करना है 1 पुट करना है तो हो जाएगा 4x² + 12 + 9y² = 25 प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो गया। 4x² + 9y² = कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह से, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी आसान ही है। क्वेश्चन है 3x³ - 27x, इसको डिवाइड कर देना है x² - 9 से। आप एक काम करिए कि ऊपर वाले टर्म में आप देखिए दोनों जगह आपको क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है 3x कॉमन लेके देखिए क्या मिलता है। जब हम 3x कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है उस चीज़ से डिवाइड करना। 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 तो हट गया, x³ था, एक x बाहर निकाले तो क्या बचा x² बचा, माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो 9, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 9। और इस पूरे टर्म को डिवाइड कैसे करना है x² - 9 से। ये x² - 9 से x² - 9 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपका आंसर 3x बचा। ठीक है, आइए फिर से एक बार देखते हैं। 3x³ - 27x अपॉन x² - 9। हमने 3x को इन्होंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मानते हुए इसको कॉमन ले लो। 3x को कॉमन ले लिया ऊपर तो क्या बचा 3x मल्टीप्लाई x² - 9। अभी इसको भी इन्होंने ब्रेक डाउन किया है, तो सेम चीज़ें हैं तो ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लास्ट रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 3x ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू दे रहा है 2 + √3, हमसे x² - 4x + 1 की वैल्यू पूछा है।
आप यहाँ से काम करिए, ये है, इसको आप इधर लिख सकते हैं x, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू √3। अब आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, यहाँ भी कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ भी कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, माइनस, ये प्लस का 3 है, इसको इक्वल टू किधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछा था कितनी आ गई है 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत आसान था। एक बार और देखते हैं अपन। एक्स की वैल्यू दे रहा था 2 प्लस √3, 2 को इधर बुला लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया √3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर बोथ साइड्स, इधर भी इधर भी, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ √3 ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी। ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप ऑप्शन में जो एक्स की वैल्यू दी गई है उसको अपने इक्वेशन में रखकर पुट करिए। यदि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे इक्वल टू 0 दे रहा, तो हम एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे, यदि आंसर 0 आ रहा तो वो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। यदि हम एक्स कितना रखें, -1 रखते हैं, पहले माइनस वाला चेक कर लेते हैं, उससे हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं एक्स जगह -1 रखूँगा तो -1 का क्यूब कितना आएगा -1, फिर -1 का स्क्वायर +1, +1 मल्टीप्लाई 6 -6, प्लस माइनस माइनस, तो ये -11 और ये -6, ये सभी निगेटिव हैं तो ये कभी भी 0 नहीं देगा। तो ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो ऑप्शन डी था और हमारा जो ऑप्शन बी था, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। अब इसमें भी देखेंगे आप, जब ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में, तो आपको ये एक 1 एंड 2 दोनों में केवल एक वैल्यू चेंज है, 3 और -3। हम कोई भी एक पुट करके देख लेते हैं। हम पहले -3 वाला पुट करके देखते हैं, या 3 वाला, जो भी आप कहिए, -3 वाला पुट कर लेते हैं। ओके, चलो, तो 3 का क्यूब होता है 27, -3 का क्यूब क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा। डन। फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 6 जा 54, तो ये माइनस का 54 आ जाएगा, ये -33 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो ये भी कभी भी 0 नहीं देगा, क्योंकि सभी निगेटिव में आपस में प्लस होंगे लेकिन निगेटिव साइन बना रहेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं देंगे। अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार हम ऑप्शन ए की कोई एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, 3 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम एक्स के 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, ठीक, -3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, माइनस का 6, सेम साइन वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, 27 और 33, ये दोनों आपस में प्लस होकर क्या बनाएंगे 60 बनाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस होकर क्या बनेंगे -60। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 1 2 एंड 3। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना है, और ऐसे ऑप्शन से ट्राई करो जहाँ से वैल्यू रखना ईजी हो, जहाँ से वैल्यू रखना आपको क्या हो ईजी हो, सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को आप रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट के कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगले क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री ट्राइंगल इससे रिलेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म्स एंड रिलेशनशिप से, एक्सप्लोरिंग द रूल ऑफ ज्योमेट्री प्रपोर्शन एंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर
अच्छा, इस गिवन फिगर में ए और बी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, या तो वो पैरेलल हो या हो सकता है वो पैरेलल ना हो। बेसिकली मेन ये कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद डायग्राम गलत बनाया है। यदि उन्होंने डायग्राम सही बनाया है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मान लेंगे कि एम और एन स्ट्रेट लाइन है और एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उनको कट कर रही है। जब कट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये देखिए, जैसे हम लोग क्लास में देखते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? जेड बनाता है और दोनों अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, ऐसे एक जेड और बन रहा है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। ये देखिए आपको जेड बनता हुआ दिखेगा, ये दिख रहा है। ये हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। अंदर की ओर है तो इंटीरियर, बाहर की ओर होता है यही चीज तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। यही यदि ये यहाँ पे बनता है ये और ये बनता है तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अंदर की ओर बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है जैसे आपका ये एंगल ही है, इसके जस्ट यहाँ पे बने, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाए। जैसे बी है, बी का वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे बनेगा। ये भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रायंगल और उसकी साइड से रिलेट करता है। उसके साइड्स का जो सम वाली प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेट करता है। बोल रहा था साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ इन सेंटीमीटर 10 6.5, ये 6.5 है एंड ए है। एक साइड है 10, एक साइड है 6.5 और एक साइड है ए। ए के बारे में ये एक चीज और बोल रहा है, जहाँ पे ए होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो जीरो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऐसे, मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसका हमको मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू। बहुत आसान है। ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू इससे, इन दोनों के डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के सम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यदि कोई ट्रायंगल बन रहा है, जैसे एक साइड ये हो गई 10, ये हो गई 6.5 और ये जो ए है, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो इन दोनों के डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए और जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो इन दोनों के सम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो ए की वैल्यू आएगी 10 माइनस 6.5, कितना आ गया? 3.5। मतलब ए की वैल्यू 3.5 से बड़ी होनी चाहिए। 3.5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा किससे नहीं होनी चाहिए? 10 प्लस 6.5 यानी कि 16.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। पर हमें ये बोल रहा है कि ए क्या है? होल नंबर है। ए क्या है? होल नंबर। तो ये तो एक होल नंबर है नहीं, ये डेसिमल है। तो इसके बाद होल नंबर कौन सा आता है? 4। तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4। और मैक्सिमम वैल्यू यदि हम होल नंबर लें तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका अगला टर्म 17। तो ए की जो वैल्यू का रेंज आएगा वो 4 से 17 के बीच में आएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 17। हमसे क्या पूछा है? मिनिमम, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रायंगल इन इक्वलिटी थ्योरम कहलाता है। ये the side of a triangle have length 10 6.5 and a where a is a whole number. What is the minimum value of a? The theorem states third side a must be greater than the difference of the two other sides and less than their sum. क्या बोलता है कि जो थ्योरम वो बोलती है कि जो तीसरी साइड है वो बाकी की जो दो साइड है उनके डिफरेंस से छोटी नहीं होनी चाहिए और उनके सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेम इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया था। तो 3.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 16.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये एक होल नंबर नहीं, एक डेसिमल नंबर। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके अगले होल नंबर के पास पहुंचना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 17।
तो यही आपसे यदि मिनिमम वैल्यू पूछा तो वो कितना होगा 4, मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या बताते 17। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक या दो है, शायद दो है ना, बस दो क्वेश्चन और हैं, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप फ्री। आराम से देखिए इसको, समझने की कोशिश करिए। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक कोई सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आर है। ये मान लीजिए कोई सेमी सर्कल है, अब बहुत अच्छे से तो बनेगा नहीं यहाँ पे, पर ट्राई करते हैं ये। ठीक है, अब बोला इसके अंदर कोई बड़ा से बड़ा आपको ट्रायंगल बनाना है। तो जब हम बड़े से बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसा कुछ बना लेंगे, एक मान लेंगे ये हमारे ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ये एक साइड हो जाएगी, ये एक साइड हो जाएगी। अब हमको इसका क्या निकालना है, एरिया। तो ये था सेमी सर्कल का सेंटर आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी आर। तो हमारे ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना बन गया 2r, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। सर सेमी सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है आर। तो हमारे ट्रायंगल की ये हाइट है, हमारे ट्रायंगल की क्या है हाइट, तो हाइट कितनी आ गई आर। हमसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस के कितना पुट करेंगे 2r मल्टीप्लाई एच के कितना पुट करेंगे आर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आर मल्टीप्लाई आर क्या हुआ आर स्क्वायर। तो यदि हम किसी सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो जो उसका एरिया निकल कर आता है वो क्या होता है आर स्क्वायर होता है। क्या होता है आर स्क्वायर होता है। आइए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। Maximizing area in geometric shapes. Find the area of the largest triangle that can be inscribed in the semicircle. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना हो जाएगा हमारा 2r, क्योंकि ये दो रेडियस या एक डायमीटर के इक्वल होता है, और जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई आर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया आर स्क्वायर। आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The intensity of light is inversely proportional to the square of the distance from the source। बोल रहा है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, जो भी हमारे सोर्स है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द इंटेंसिटी इज 16 यूनिट एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखिए ये इन्वर्सनल प्रोपोर्शन मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए जो इंटेंसिटी है, जो क्या है इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम लोग आई से मान लेते हैं। जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शन है या इक्वल है 1/d² के, 1/d² के। तो जो पहली इंटेंसिटी है उसको हम लोग I1 मान लेंगे, जो पहली डिस्टेंस है उसको हम लोग D1 मान लेंगे, जो दूसरी इंटेंसिटी उसको I2, और जो बाद वाली डिस्टेंस है उसको D2 मान के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगे वो क्या बनेगा I1/I2 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर की इन्वर्स प्रोपोर्शन थी। ठीक है, हमारा I1 कितना दे रहा था, हमारा I1 दे रहा था 16, ये लिखा हुआ है ना 16, इंटेंसिटी 16 यूनिट है तो डिस्टेंस कितनी होती थी 2। हमको I2 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है। हमें D2 की वैल्यू दे रहा है 4, D2 की वैल्यू क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी हो 4 मीटर हो, तो यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो 16/I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। I2 की वैल्यू निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो I2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 16/4, 4 से ये कैंसिल, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट। ठीक है,
इन्वर्स प्रोपोर्शनल था, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, I1 अपॉन I2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 का स्क्वायर, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल था वो भी स्क्वायर। I1 की वैल्यू हमको 16 दे रहा था, I1 की वैल्यू कितनी दे रहा था, 16 यूनिट। I2 की वैल्यू निकालना था, तो नीचे I2 लिख दिए। जो दूसरी डिस्टेंस है वो कितना था, 4। जो दूसरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 2, जो कि पहली डिस्टेंस है D1। इसका स्क्वायर करना है, पहले इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 अपॉन I2 इक्वल टू 4, I2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 4, जो कि होगा 4 के इक्वल। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है 18 जनवरी 2026 को। मोटिवेट रहिए, अपने डाउट सॉल्व करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।